हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए बायोलॉजी के सभी सवालों के बारे में। अगर हम पिछले वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बायोलॉजी के कुछ विषय बार बार परीक्षा में आते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, मलेरिया जैसे मानव रोग और पोषण यानी विटामिन वाले टॉपिक्स। बिल्कुल सही। देखिए, आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य यही है कि हर एक प्रश्न के पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा जाए। आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य आरआरबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हर सवाल पर रैपिड फायर लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ चर्चा की जाए। हम सही उत्तर के साथ साथ अन्य विकल्पों से निकलने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सवाल 1, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर चौथा विकल्प है, क्षारक विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंधन क्षमता। छात्रों को याद रखना चाहिए कि विकल्पों में शर्करा फॉस्फेट इकाइयों की समान संख्या और समानांतर अभिविन्यास जैसी चीजें भी थीं, जो डीएनए का हिस्सा है, लेकिन पूरक का सीधा संबंध हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही होता है। सही बात है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 2, तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्ग्रहण का प्रभावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? इसका तीसरा विकल्प सही है, तंत्रप्रेशी की सांद्रता और पोस्टसिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या। तंत्रिकाक्ष का व्यास और माइलिन आच्छाद भी विकल्प में थे, जो स्पीड बढ़ाते हैं, पर प्रभाविता तो इन्हीं ग्राहियों यानी रिसेप्टर्स पर निर्भर करती है। समझ गया। चलिए नया सवाल देखते हैं। सवाल 3, NAD+ जैसे एंजाइम सहायक मुख्य रूप से ब्लैंक कार्य करते हैं। सही जवाब तीसरा विकल्प है, संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को निम्न करके। ओह अच्छा, तो क्या ये एक तरह का शॉर्टकट है जो ऊर्जा बचाता है? हाँ बिल्कुल, ये एक रासायनिक शॉर्टकट ही है जिससे रिएक्शन आसान और तेज हो जाती है। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल 4, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं? यहाँ चौथा विकल्प सही है, सिस द्विआबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं, जिससे वैंडर वॉल्स आयनों क्रिया कम हो जाती है। निकुंज मतलब क्या? निकुंज यानी किंक्स, एक तरह का मोड़। अन्य विकल्पों में आयनिक आबंध या कम आणविक भार भी थे, पर मुख्य कारण यही मोड़ है जिससे मॉलिक्यूल्स ठीक से पैक नहीं हो पाते और लिक्विड बन जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं सवाल 5, गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के लेपन का उद्देश्य क्या होता है? तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है, चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। ये बिल्कुल कैनवस को पेंट करने से पहले प्राइम करने जैसा काम करता है। सही है। चलिए अब नया सवाल। सवाल 6, ग्लाइकोपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिलीकरण को उत्प्रेरित करता है? इसका उत्तर दूसरा विकल्प है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 या PFK1। देखिए, हेक्सोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज भी इस प्रक्रिया के एंजाइम थे ऑप्शंस में, लेकिन जो रेट लिमिटिंग या दर सीमांत काम है वो PFK1 ही करता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल 7, फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचाने गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R टाउ का किस लिए अन्वेषण किया जा रहा था? इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, अल्जाइमर रोग का इलाज। ये प्रोटीन दिमाग की कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है और नई रिसर्च इस बीमारी के इलाज की तरफ एक बड़ा कदम है। बहुत दिलचस्प है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल 8, संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? दूसरा विकल्प सही है, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर मौजूद होते हैं। जब दोनों एक साथ चलें तो उसे कंजॉइंट बंडल कहते हैं। सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल 9, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र पर निर्भर करते हैं? सही जवाब है दूसरा विकल्प, वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। इन्हीं के जरिए दिल की धड़कन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंट्रोल होता है। समझ गया। अब आगे देखते हैं। सवाल 10, कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन तंत्री तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्षर तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? इसके जवाब दूसरा विकल्प है, न्यूरोफाइलामेंट प्रोटीन। कैंडिडेट्स ध्यान दें, केराटिन और एक्टिन भी विकल्प थे, पर केराटिन बालों में और एक्टिन पेशियों में होता है, जबकि अक्षतंतुओं के लिए न्यूरोफाइलामेंट ही मुख्य है। अच्छा, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल 11, कौन सा जीवाणुजनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? चौथा विकल्प सही है, टाइफॉइड। इसके लिए जो विडाल टेस्ट होता है ना, वो दरअसल एक सीरम आधारित टेस्ट ही है। ठीक है दोस्तों, अब नया सवाल। सवाल 12, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वार वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, आरबीसी संविदारण और प्रत्येक कुछ दिनों में आवेश मोचन। आरबीसी के फटने पर जो आवेश या टॉक्सिन निकलता है, वही मलेरिया के चक्रीय बुखार का मुख्य कारण है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है हमारे पास। सवाल 13,
प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी मुख्य घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण का कारण बनती है? दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है आरबीसी के अंदर खंजनों यानी मेरोजॉइड्स की परिपक्वता और गुणन। जब कोशिका अंदर से भर जाती है तभी वो फटती है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। सवाल 14। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर दूसरा विकल्प है। आरएनए उत्प्रेरकीय कार्यों सहित कई कार्य करता है। डीएनए तो सिर्फ जेनेटिक डेटा रखता है, पर आरएनए रिएक्शन भी उत्प्रेरित कर सकता है। अगला सवाल, सवाल 15। फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? दूसरा विकल्प यहाँ सही है। फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु, यही परमाणु डीएनए को उसका नेगेटिव चार्ज देते हैं। चलिए, सवाल 16। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, हाइड्रोजन आबंधन। यही वो बॉन्ड्स हैं जो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। बढ़िया। अब नया सवाल, सवाल 17। अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? पहला विकल्प इसका सही जवाब है, अल्फा कोशिकाएं। दोस्तों याद रखें, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं भी वही होती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं जो शुगर कम करता है, पर अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती हैं जो शुगर बढ़ाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सवाल 18। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन ब्लैंक। दूसरा विकल्प यहाँ सही है। एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। ये वर्ड्स थोड़े भारी हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि एंजाइम थोड़ा अपना आकार बदलता है सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल वही। जैसे दस्ताना हाथ के आकार में फिट हो जाता है ना, वैसे ही संरूपीय परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया। अब सवाल 19। एक एंजाइम का माइकलिस मेंटेन स्थिरांक किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब तीसरा विकल्प है, क्रियाधार सांद्रता, जिस पर प्रतिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। चलिए, नया सवाल देखते हैं। सवाल 20। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोमो अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? चौथा विकल्प सही है। ये एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। इस प्रोजेक्ट ने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी थी। सही काम। अगला प्रश्न, सवाल 21। क्या चीज डीएनए को सबसे प्रचुर आनुवांशिक सामग्री बनाती है? पहला विकल्प इसका सही जवाब है, इसकी स्थिर द्विकुंडलित संरचना। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसे आरएनए के मुकाबले बहुत ज्यादा स्टेबल बनाती है। अब आगे, सवाल 22। निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, X174 विभोजी। ये एक बैक्टीरियोफेज है जिसका डीएनए बहुत ही छोटा होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल 23। मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने ब्लैंक के प्रारंभ को चिन्हित किया है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, जीनोमिकी। पूरे जीनोम की पढ़ाई को ही जीनोमिकी या जीनोमिक्स कहा जाता है। चलिए, अब सवाल 24। आमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? चौथा विकल्प सही उत्तर है, पेप्सिनोजन। ये बाद में पेट के एसिड से पेप्सिन में रूपांतरित हो जाता है। नया सवाल, सवाल 25। जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है? तीसरा विकल्प सही है, चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरात अनैच्छिक संकुचन। ये हमारी आंतों में बिना हमारी मर्जी के लगातार काम करती रहती हैं। समझ गया। अब सवाल 26। एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? सही उत्तर तीसरा विकल्प है, पतली वायुकोशीय केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र। इस बड़े सरफेस एरिया की वजह से ही ऑक्सीजन आसानी से खून में जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल 27। वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को केंद्रित करने वाले ऑस्मोटिक प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प इसका उत्तर है, हेनले का लूप। देखिए, समीपस्थ और दूरस्थ नलिका भी नेफ्रॉन का हिस्सा है, पर आइसोमैटिक प्रवणता यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाने का काम हेनले के लूप का ही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। सवाल 28। पित्ता उत्पादन में कमी वाले रोगी को ब्लैंक के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। पहला विकल्प सही है, वसा विलय विटामिनों। अगर पित्ता या बाइल नहीं होगा तो वसा यानी फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और उसमें घुलने वाले विटामिन्स का अवशोषण भी रुक जाएगा। चलिए, नया सवाल। सवाल 29। हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? तीसरा विकल्प सही है, कोट्रा लिंद नोड या एसे नोड। ये दिल का अपना नेचुरल पेसमेकर होता है। सही बात है। सवाल 30। प्रतिशय को कदाचित ही निचले श्वसन पाथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? तीसरा विकल्प सही है यहाँ, राइनोवायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। ये फेफड़ों के गर्म तापमान में जिंदा नहीं रह पाता। ओह, अब अगला प्रश्न दोस्तों। सवाल 31। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? सही उत्तर तीसरा विकल्प है, युग्लिना। विकल्प में पैरामीशियम
अमीबा और प्लाज्मोडियम भी थे, पर वो सब विषमपोषी हैं। सिर्फ यूग्लिना ही दोनों तरह का पोषण करता है। बढ़िया। अब सवाल 32। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? पहला विकल्प इसका सही जवाब है। ये एक शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजीनी क्षारों से बना है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल 33। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? इसका उत्तर पहला विकल्प है, डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। अपने लंबे आकार और फ्रिजिलिटी की वजह से ये निकालते वक्त टूट जाता था। अच्छा, अब सवाल 34। डीएनए पॉलीमेरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है पहला विकल्प, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना। ये पुरानी लड़ी को देखकर नई कॉपी बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। सवाल 35। परिरीहीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तीसरा विकल्प यहाँ सही है, ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना। ये सेंसरी ऑर्गन से दिमाग तक मैसेज ले जाती हैं। समझ गया। अब सवाल 36 देखते हैं। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। और इसी विषय से जुड़ा अगला सवाल भी है। सवाल 37। मानव के संतुलित आहार में रुक्षांश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? दूसरा विकल्प सही उत्तर है। ये पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। रुक्षांश यानी रफेज डाइजेस्ट नहीं होता, पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ रखता है। सही। चलिए अब सवाल 38। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दूसरा विकल्प सही है, श्रेणी 5। दोस्तों, ये सवाल बायोलॉजी से थोड़ा अलग लग सकता है, पर एग्जाम में ये पूछा गया था, तो याद रखें इसे। क्लास वी टाउन कहते हैं। बिल्कुल, ध्यान रखने वाली बात है। अब नया सवाल। सवाल 39। आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि होती है? चौथा विकल्प सही है, विटामिन ए। इसकी कमी से ही रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। चलिए अब सवाल 40। किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजनवाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है? तीसरा विकल्प इसका उत्तर है आयरन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगला सवाल दोस्तों। सवाल 41। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम को मेरोजोइट्स में परिपक्व हुए बिना यकृत से बाहर निकलने की अनुमति देता है। इसका तत्काल परिणाम क्या होगा? दूसरा विकल्प सही है, लाल रक्त कोशिकाओं के फटने का अभाव और नैदानिक लक्षणों में कमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी फटेगी नहीं और बुखार नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल वही। टॉक्सिन रिलीज ना होने की वजह से मरीज में फीवर के लक्षण नहीं दिखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं सवाल 42 पर। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? इसका सही जवाब चौथा विकल्प है, अधिभूपटल विरूपण के कारण मूल रोमों की अनुपस्थिति। अगर रूट हेयर्स टूट जाएं, तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। अच्छा, अब देखते हैं सवाल 43। तने पर स्थित त्वचा रोमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प यहाँ सही है। वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। रूट हेयर्स एक कोशिका वाले होते हैं, पर ये ट्राइकोम्स बहुकोशिकीय होते हैं। सही है। सवाल 44 दोस्तों। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? पहला विकल्प सही है, रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन। ये पत्ती पर मौजूद गार्ड सेल्स की मदद करती हैं। अब आगे सवाल 45। अमीनो अम्ल में कौन से प्रकार्यात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? चौथा विकल्प इसका जवाब है, कार्बोक्सिल और अमीनो समूह। यही दोनों मिलकर प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। नया सवाल। सवाल 46। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रसाधवन किया जाता है क्योंकि ये ब्लैंक। पहला विकल्प सही उत्तर है, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बाहर निकालकर खाने को खराब होने से बचाती है। अब देखते हैं सवाल 47। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? इसका जवाब चौथा विकल्प है, अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। आरएनए एक बहुत ही वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। बढ़िया। अब सवाल 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से ये व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? चौथा विकल्प सही है। यहाँ यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। कोशिका को इसको बनाने में कम एनर्जी लगती है। चलिए अब सवाल 49 पर आते हैं। किसी व्यक्ति में पित्तवाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? पहला विकल्प सही उत्तर है, विटामिन ए। अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई तो पाचन नहीं होगा और फैट सॉल्युबल विटामिन्स रुक जाएंगे।
समझ गया। अब सवाल 50। चिकित्सा में पेनिसिलिन की खोज को क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तीसरा विकल्प सही है। इसने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत की। इस खोज ने मॉडर्न मेडिसिन को पूरी तरह बदल दिया। और अगला सवाल भी इसी पर है। सवाल 51। 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? पहला विकल्प इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब सवाल 52। थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? चौथा विकल्प सही है, खेजरी। इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं जो सूखे में भी जिंदा रहने में मदद करती है। चलिए सवाल 53 देखते हैं। कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? तीसरा विकल्प इसका जवाब है सांद्रिक लवण विलयन में कच्चा आम डालना। नमक के पानी में कच्चा आम डालने पर उसका पानी ऑस्मोसिस से बाहर आ जाता है। और दोस्तों, अब हमारे विश्लेषण का अंतिम प्रश्न, सवाल 54। साल्वर्सान की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? पहला विकल्प सही है, 1908 में। ये सिफिलिस के इलाज की पहली केमिकल दवाई थी जिसके लिए पॉल एरलिच को 1908 में नोबेल मिला। और दोस्तों, इसके साथ ही हमने सफलतापूर्वक सभी 54 सवालों को कवर कर लिया है। कैंडिडेट्स की मेहनत काबिले तारीफ है कि उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी बारीकी से समझा। इस डीप डाइव से अगले एग्जाम्स के लिए आधार मजबूत होगा। हाँ, वही तो। आज इस चर्चा में हमने बहुत कुछ जाना दोस्तों। हमने देखा कि कैसे मानव जीनोम के अनुक्रमण ने जीनोमिकी जैसी नई दुनिया की शुरुआत की, और ये भी देखा कि प्लाज्मोडियम में अगर एक नया म्यूटेशन हो जाए तो वो उसके लक्षणों को भी पूरी तरह बदल सकता है। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या भविष्य में जीनोमिक्स हमें इतना सक्षम बना देगी कि हम प्लाज्मोडियम जैसे परजीवियों को उनके म्यूटेशन के आधार पर हमेशा के लिए रोक सकें? ऐसा होने पर शायद हमें किसी भी एंटीबायोटिक्स या दवाई की जरूरत ही ना पड़े। सोचने वाली बात है। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण समाप्त करते हैं। छात्रों को उनकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।